जी अस्सलाम वालेकुम to all the students. So today we will start with chapter number 2 of 10 kids, that is oral embryology. And from now on we will be covering oral embryology and general embryology topics in the next 3 to 4 lectures. So this is one of the topics that you will also be covering in the anatomy. So I hope revising it in the oral biology lectures will be helpful for you. So before I start up with this general embryology, कोई दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर प्रीवियस टेस्ट. ठीक है, उसमें एक तो ये था कि जो सीमेंटम की डेफिनेशन है वो किसी ने भी प्रॉपर नहीं लिखी हुई थी एक्सेप्ट फॉर आई थिंक 1 or 2 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब्दुल्ला था एक, उसने ही वाज द क्लोजेस्ट. ठीक है, तो whenever you are asked about define anything तो you have to be very precise और अपने ऐसे फीचर्स बताने होते हैं जिससे कि आप एग्जामिनर को बता सको कि आप एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर पूछा हुआ है उसके बारे में बता रहे हो. सिंपली राइटिंग आउट कि इट इज़ अ हार्ड टिश्यू, ठीक है, दैट इज़ नॉट इनफ. दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप उसके बारे में डिफाइन कर रहे हो, फर्ज कर लो जैसे मैंने सीमेंटम का पूछा था, यू आर सपोज टू मेंशन दैट इट्स अ hard or a mineralized connective tissue or mineralized avascular connective tissue that covers the root of the tooth. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज सीमेंटम, फिर उसकी डेफिनेशन के साथ आप उसके जनरल फीचर्स भी लिख सकते हो कि इट डेवलप्स फ्रॉम सीमेंटोब्लास्ट एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, so you have to be very careful regarding when it comes to defining any of the hard and soft tissues. दूसरा एक ये कंफ्यूजन थी कि कुछ ने हार्ड टिश्यू की जगह सॉफ्ट टिश्यू लिखा हुआ था, तो मतलब है कि बड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान. और वो ये होता है कि जब भी किसी के स्ट्रक्चर को आप मिनरलाइज्ड कह रहे हो, इट मींस कि जब उसमें मिनरल कंटेंट है या इनऑर्गेनिक कंटेंट है तो देन ऑब्वियसली इट इज़ अ हार्ड टिश्यू, चाहे वो 90% हो चाहे 45-50% हो. ठीक है, तो whenever you study about a hard tissue or about a tissue जिसमें कि लिखा हुआ है कि it is mineralized, it is obvious that it is a hard tissue. एंड सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट में भी लिखा होता है तो वो उसको आप ज़रूर फॉलो किया करें. ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आप अवॉइड किया करें. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक स्टफ I wanted to discuss regarding the previous test. Now coming to the today's topic, that is regarding general embryology. So how you can define this term, that it is a process by which a single cell gives rise to a highly developed multicellular human being. ठीक है, और यही जो एक डेफिनेशन आपको बताई हुई है इसी को हमने अब आगे जो है वो डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, कि किस तरह से जो आपके जर्म सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं उनकी फ्यूजन से पहले एक सिंगल सेल बनता है, और सिंगल सेल जो है आफ्टर मल्टीपल प्रोलिफरेशन और सेल डिवीजन जो है वो एक इंडिविजुअल में मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन of general embryology. And then coming to the topics which we will try to cover in today's lecture, these are that is the general germ cell formation and how the fertilization is going to occur, and what is prenatal development. ठीक है, 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जो आपकी प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है. ठीक है, उसके दौरान मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, कि पहले बायोलैमिनर जर्म डिस्क बनती है, फिर बायोलैमिनर से ट्राइलैमिनर, फिर उसके फर्दर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जैसे कि प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड है, न्यूरल ट्यूब है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो रिगार्डिंग जर्म सेल्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इनके ऊपर रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ दीज germ cells. What are germ cells? It is basically a cell that contains half number of chromosome of somatic cell that can join with one from the opposite cell to form a new individual. अब obviously opposite cell का यहाँ पे क्या मतलब है कि it means that
a germ cell from the male and a cell from the female is going to combine, and then it will give rise to a new individual. ठीक है, दूसरे टाइप्स के सेल का इसमें जिक्र है दैट आर, जिसने मेंशन किया हुआ, दैट आर द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स और सेक्स या जर्म सेल्स के दरमियान यही फ़र्क होता है। एक तो ये कि सोमैटिक सेल इंक्लूड्स ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी अदर देन द सेक्स सेल्स, और दूसरा ये होता है कि सोमैटिक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं या डबल होते हैं एज कंपेयर टू द germ cells that only consist of the number of chromosomes। ठीक है, और जो सोमैटिक सेल्स के दरमियान में सेल डिवीजन होती है और जो जर्म सेल में सेल डिवीजन होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, वो बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग मैट्रिक एफएससी में पढ़ते रहे हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, वही इंट्रोडक्शन के तौर पे आपकी बुक में भी मेंशन किया हो। ठीक है, तो माइटोसिस में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो इंडिविजुअल सेल है उसका जो है पहले डीएनए जो है वो टेट्राप्लॉइड बनाता है। ठीक है, दैट इट कंटेन्स द मल्टीप्लाई बाय 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब वो जो एक सेल के अंदर जो टेट्राप्लॉइड बनता है वो सेल जो है डिवाइड करता है आगे से फर्दर 2 सेल्स में, और उन दो जो सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स, दे हैव डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इन केस ऑफ मियोसिस क्या हो रहा होता है कि इसमें भी जो आपका डीएनए है दैट इज गोइंग टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ टेट्राप्लॉइड, लेकिन इसमें ये होता है कि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो 4 डॉटर सेल्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं as compared to the daughter cells that are formed as a result of mitosis। ठीक है, so this is the basic difference between these two types of cell division। So the cell division that forms the haploid number, that is meiosis, and that will be occurring in case of the germ cells। ठीक है, so the sex cells of both male and female, they have half the number of chromosomes, और जब वो cells fuse करते हैं they will form a diploid cell। ठीक है, that is a new individual। ठीक है, so next we come to the definition of fertilization, that is basically the fusion of haploid gametes to form a diploid zygote। अब zygote क्या होता है? It is a cell that is formed by a union of haploid gametes। ठीक है, और the gametes of male and female। So zygote is basically a single cell that is formed by the fusion of मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब हम एक जनरल सा जिसको कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से पूरा ये जो जाइगोट है ये पास करके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये जो सारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज द जर्मिनल स्टेज। ठीक है, so now you can focus on the time duration and the type of development that is occurring in each of the respective stages। Germinal stage क्या होती है? That is the stage that is formed after the 2 weeks of fertilization of male and female gametes forming a zygote। ठीक है, so the first stage or the first prominent feature of the germinal stage is the formation of a zygote। ठीक है, then that single cell that is a zygote, उसके जो cell होता है that goes under cell division। ठीक है, so there is rapid proliferation and migration of the cell with the differentiation, and after around 7 days the ball of cells become embedded into a uterus। So this is how it is going to happen। First of all, there is going to be a single cell that is a zygote, and then that zygote will go through different cellular divisions or multiplication of the cell। Okay, first the cell is going to divide, and then those divided cells they are going to
further multiply. So this is the basic concept of the germinal stage. अब वो डिवाइड किस तरह से होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ ये जो है इसके जनरल जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज द जर्मिनल स्टेज, नेक्स्ट कम्स द एम्ब्रियोनिक स्टेज. व्हाट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज ऑल अबाउट, ठीक है. वंस यू हैव दैट ball of cells that you have studied over here, ठीक है, in the germinal stage, that after around 7 days a ball of cell becomes embedded in the uterus. उसके बाद क्या होता है, then इसके बाद की जो जितनी भी डेवलपमेंट होगी that comes under the heading of the embryonic stage. अब इस स्टेज में क्या होता है, at which the morphogenesis occurs and all the major organs are formed, ठीक है. अब आप जितनी भी इवन जो फेशियल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट है या बाकी भी जो बॉडी ऑर्गन्स की अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी होगी एनाटॉमी में, तो वो आप देखोगे कि ज़्यादातर इट इज़ अकरिंग बिटवीन द 3rd and the 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. सो ये 3rd to 8th वीक के दौरान जिसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि आपकी क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे, ठीक है, और बाकी बॉडी की लिम्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है, वो भी डेवलप होते हैं. दैट इज़ नोन एज द एम्ब्रियोनिक स्टेज. और अगर इस डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान किसी भी किस्म की कोई हार्मोनल चेंज हो या किसी किस्म की अगर जीन म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई भी आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी ग्रोथ या उसकी बेसिक डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है. और अगर वो सब नॉर्मलिटी के साथ इंडिविजुअल पैदा हो जाए तो दैट इज़ नोन एज द कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है. एक तो इसमें याद रखना है कि इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द 3rd to the 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट. हो क्या रहा है, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि आपके जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर हैं या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, दीज आर गोइंग टू डेवलप, and any gene mutation during this stage can lead to a congenital defect. Then is the final stage of the prenatal development that is known as the fetal stage, ठीक है. अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने पढ़ा था मॉर्फोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे मसल्स हैं चाहे बोन्स हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ठीक हो गया. जैसे कि ब्रेन है, उसका फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन बन जाएगा, लेकिन उन तीनों पार्ट्स की जो आगे ग्रोथ है, ठीक है, दैट ऑल द ग्रोथ इज गोइंग टू अकर ड्यूरिंग द fetal stage. So this is the stage that starts after the 8th week of development and it involves a quick growth of your bones, muscles, sex organs, ठीक है. तो embryonic stage जो है that was more of regarding the development and fetal stage is more of about development or the growth of those developed structures so that they can function properly after the birth, ठीक है. सो लास्ट भी स्टेज जो उसने लिखी हुई है, ठीक है, ब्रेन इंक्रीजेज इन साइज रैपिडली, ठीक है. अभी जो ब्रेन है इसके डिफरेंट पार्ट्स ये डेवलप हो चुके होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट द ग्रोथ ऑफ ईच ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू अकर ड्यूरिंग द fetal stage. So these are the three basic stages of development, ठीक है. अगर हम इसका डायग्रामेटिक इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो दिस इज अ वेरी प्रिसाइज डायग्राम दैट शोज अस किस किस किस्म की इसमें डेवलपमेंट होती है. तो इसमें अगर आप जर्मिनल स्टेज पे फोकस करें, उसका जो इमेज दिया हुआ है, ठीक है, तो जो फाइनल स्टेज, फाइनल जो पोजीशन होती है ना सेल की, जहाँ पे जर्मिनल स्टेज जो है वो ख़त्म होती है, तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है. जर्मिनल स्टेज का आप स्टार्ट पढ़ें तो उसमें पढ़ते हो कि ज़ायकोट इज फॉर्म्ड, दैट इज बेसिकली अ सिंगल सेल, ठीक है. तो वही सेल जब फर्दर डिवाइड करता है और सेल डिवाइड करके प्रोलिफरेट करते हैं, तो इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि आपको जर्मिनल की हेडिंग के नीचे नजर आ रहा है. एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द जर्मिनल स्टेज. और उसके आप नीचे ड्यूरेशन भी देख लेते हो कि फ्रॉम स्टार्ट टिल द 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट. 2nd वीक से ऑनवर्ड्स आप देखें
कि वही बॉल ऑफ सेल जो है किस तरह से एक कम से कम आपको एक इंडिविजुअल का एक आउटलुक नज़र आ रही है, ठीक है, कि उसकी ब्रेन जो है डेवलप हो गया, लिम्स भी किसी हद तक डेवलप हुए हैं, ठीक है, बट दे हैव नॉट ग्रोन टू देयर फुल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो इस तरह की जितनी भी चेंजेस आती हैं फ्रॉम थर्ड टू एट्थ वीक, आप जितनी भी डेवलपमेंट पढ़ोगे दैट इज गोइंग और गोइंग ऑन अंडर द हेडिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। फीटल स्टेज में आप देखोगे कि जो भी ऑर्गन जिनकी डेवलपमेंट की बात हुई थी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, वही सारी जो डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं वो अब प्रॉपर से ग्रो भी कर गई हैं, ठीक है। तो फीटल के अंडर जो हेडिंग जो इमेज बना हुआ है उसमें आप देखोगे ब्रेन भी डेवलप हो गया, लिम्स भी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से इसके जो फेशियल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, आईज, नोज, ईयर्स, ठीक है, लिप्स, चिन, ये भी जो है वो एक हद तक ग्रो कर चुके होते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स आपको प्रोमिनेंट नजर आते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम आफ्टर नाइन्थ वीक टिल द बर्थ, बिफोर बर्थ। So this is the basic difference between all these three different stages. अब ये सारी जो प्रोसेस हो रहा होता है ये किस तरह से, इसको हम डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एक जायगोट है वो इन तीन डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। तो ये एक इमेज है। अब अगर आप जर्मिनल स्टेज को ज़हन में रखें तो जर्मिनल स्टेज में आपने क्या पढ़ा था कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट दैट इज बेसिकली ए सिंगल सेल। सिंगल सेल जो है वो आपको जायगोट के अंदर जो येलो से कलर की एक आउटलाइन है दैट इज बेसिकली ए सेल, ठीक है। तो अब ये जायगोट से लेके आप देख रहे हो कि एक स्टेज जहाँ पे मोरुला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जर्मिनल स्टेज की एंड पे आपने आखिरी एक पॉइंट पढ़ा था, इट इज अ बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये जो बॉल ऑफ सेल्स है यहाँ तक जो डेवलपमेंट होती है दैट इज गोइंग ऑन अंडर द स्टेज ऑफ जर्मिनल स्टेज, ठीक है। तो जायगोट से लेके टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज एंड मोरोला, दिस इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसमें देखें कि सेल एक डिवाइड भी हो रहे हैं और डिवाइड होने के बाद मोरोला में देखें मल्टीपल सेल्स बने हुए हैं, यानी कि सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई भी कर गए। So this is the type of development that is occurring under the germinal stage. मोरुला से आगे जो है ब्लास्टोसिस्ट, और फिर ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स बनते हैं उनकी फर्दर डिवीजन और उसकी फर्दर अरेंजमेंट जो है वो आपकी आ जाती है अंडर द हेडिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अब मोरुला से आगे इम्पोर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट। सो हम ब्लास्टोसिस्ट का एक इमेज देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से इसके प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि यही जो सेल्स होते हैं इन्होंने ही आगे डेवलप करना होता है इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है। अब आप पहले मोरुला की देखो, ठीक है। मोरुला में क्या था कि बॉल लाइक सेल्स इकट्ठे एक जगह पड़े हुए हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है कि यही जो सेल्स होते हैं मोरुला के वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। पोजीशन किस तरह से चेंज होती है कि उसमें आपको टू ग्रुप्स ऑफ सेल नजर आएंगे। एक ग्रुप जो है दैट इज अरेंज्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ दिस सेल, ठीक है। उन सेल्स को आप कहते हो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एंड देन यू कैन सी एन अ वेरी स्मॉल एरिया जहाँ पे देर जो है सेल जो है वो एग्रीगेट हुए हुए हैं ब्लू कलर के, ठीक है। सो दिस एरिया ऑफ सेल इज नोन एज द एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। एंड देयर इज अ vacant cavity that is covering the most part of the blastocyst that is known as the blastocyst cavity, ठीक है। तो ये सेल की जो अरेंजमेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें से जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये सेल्स बेसिकली डेवलप करते हैं इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जो आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं दीज आर द सेल्स दैट डेवलप इनटू द प्लेसेंटा। आपकी बुक में एक उसने टर्म यूज की होगी एम्ब्रियो प्रॉपर। एम्ब्रियो प्रॉपर बेसिकली इन एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स को कह रहा होता है। उसको एम्ब्रियो प्रॉपर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके जो सेल्स हैं दीज बेसिकली डिवाइड and they transform into a new individual over the period of development. So this is the very important initial stage of development that is the blastocyst.
इसमें सेल्स की अरेंजमेंट और उनका फेट, उनका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए. So now all the further type of changes that are going to occur for to transform into a new individual, वो सारी जो changes हैं these are going to occur in the region of the embryoblast cells. ठीक है, तो वो किस तरह से होती है we will discuss it further on. ठीक है. So now what is going to happen कि जो embryoblast आपने पढ़ा था वही जो cells होते हैं they will transform into a two cell layer और they will form a two layer germ disk जिसको आप बायोलैमिनर germ disk भी कहते हैं. ठीक है. So now what is going to happen, the cells of the embryoblast they will differentiate into two cell layer known as the बायोलैमिनर germ disk. अब वो दो सेल्स की डिवीजन इस तरह से होती है कि दो ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं embryoblast cells. One of those group of cells that is those cells are columnar in shape and they are lining the amniotic cavity and these are situated on the dorsal aspect. Dorsal aspect आप कह सकते हो कि जो आपकी जो बैक वाला पोर्शन होता है ना that is the dorsal aspect. ठीक है. So uh, embryoblast is basically going to divide into two varieties of cells. One of them is going to be columnar in shape and that will be lining the amniotic cavity. Now there is another group of cells that is present on the opposite side, that is the ventral aspect, and these cells are cuboidal in shape and they will form the secondary, they will be lining the secondary yolk sac. ठीक है. Now once these two cell layers are formed from the embryoblast, these two cell layers they will then transform into a trilaminar germ disk. ठीक है. So the transformation of two-layer germ disk or bilaminar germ disk to a trilaminar germ disk is known as gastrulation. So before going into the detail of gastrulation, I will show you an image to understand how two-layered germ disk or the bilaminar germ disk is formed. So this is one of the image you can see, that is figure A. उसमें आप देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो एक कैविटी होती है आफ्टर मोरुला स्टेज दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट. इसमें आपको बताया था कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स लोकेटेड ऑन वन साइड दैट इज नोन एज द एम्ब्रियोब्लास्ट. ठीक है. बी वाला इमेज आप देखेंगे वही जो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं दे आर बेसिकली गोइंग टू डिवाइड इनटू टू सेक्शंस. ठीक है. अब आप देखो कि किस तरह से ये लोग डिवाइड हो रहे हैं इनटू टू ग्रुप्स. नीचे वाला जहाँ पे ये एरो हेड पॉइंट आउट कर रहा है दीज आर बेसिकली द क्यूबॉइडल सेल्स. इन सेल्स की आप शेप देखें. ठीक है. विद रफली क्यूब शेप. और जिस कैविटी को ये लाइन कर रहे हैं थ्रू आउट, जिसको यहाँ पे योक सैक लेबल किया हुआ है दैट इज द व्हाट यू कॉल द सेकेंडरी योक सैक. ठीक है. इन केस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ये जो ओपन स्पेस आपको नजर आ रही होती है जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हो, इसको आप प्राइमरी योक सैक भी कहते हैं. ठीक है. So when this cavity is lined by cuboidal cells, this is known as the secondary yolk sac. उसके ऊपर आप देखो that is the dorsal aspect. ठीक है. डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर क्या आपको सेल्स की जो अरेंजमेंट नजर आ रही है वो आपको थोड़े से इलोंगेटेड नजर आएंगे. सो दीज आर द सेल्स दैट आर नोन एज द ectodermal cells. ठीक है. that are basically lining or they are surrounding a cavity that is known as the amniotic cavity. ठीक है. इसके नीचे जो सेल्स हैं ऑपोजिट साइड पे those are known as the endodermal cells. ठीक है. So the ectodermal cells they are lining the amniotic cavity and they are columnar in shape, and the endodermal cells that are present on the ventral side
or they are that are present below the ectodermal cells, they are cuboidal in shape and they are lining the secondary yolk sac. अब सी वाला आप फिगर देख रहे हो कि इन्हीं सेल्स की थोड़ी सी प्रोलिफरेशन होती है, और आप फिगर में गौर करो कि देयर इज अ थर्ड लेयर दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। उसको उसने लेबल किया हुआ है एज द मेसोडर्म। सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बायोलैमिनर जर्म डिस्क जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी या ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क में, इस प्रोसेस को आप कहते हो गैस्ट्रुलेशन। and this process basically occurs in the third week of intrauterine life। अब हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से ये जो बायोलैमिनर जर्म डिस्क है ये ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, So, ये आप स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, एक ये रफ सा इमेज है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज आपकी देखने वाली है वो ये है कि किस तरह से आप देख रहे हो कि जो ऊपर कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है, दैट आर द एक्टोडर्म, और उसके नीचे जो क्यूबॉइडल शेप है दे आर द एंडोडर्म। अब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन किस तरह से होती है कि द एक्टोडर्मल सेल्स दे कन्वर्ज इन द मिड लाइन। ठीक है, कन्वर्ज करेंगे मिड लाइन से, तो जब मिड लाइन से कन्वर्ज करते हैं तो दे फॉर्म अ वेरी नैरो ग्रूव इन द सेंटर। ठीक है, so once the ectodermal cells they are going to converge at their midline and they are going to move or proliferate inwards, they will form a groove like structure। ठीक है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उसने लाइन लिखी हुई है। ठीक है, और ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब ये सेल्स कन्वर्ज करके अंदर को मूव कर जाते हैं तो इसके जो बॉर्डर्स होते हैं दे आर स्लाइटली रेज्ड। तो ये अब इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज ये है कि ये एक्टोडर्मल सेल्स जो जब कन्वर्ज करते हैं फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये दो डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ठीक है, इनकी जो माइग्रेशन है दैट इज गोइंग टू अकर इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। जो यहाँ पे एरो हेड से शो की हुई है दैट इज द लेटरल मूवमेंट और द लेटरल माइग्रेशन ऑफ द एक्टोडर्मल सेल, जिसको यहाँ पे उसने एपीब्लास्ट लेबल किया हुआ, लेकिन आप वही याद रखेंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, so once the ectodermal cells they are going to converge from the midline, they will form a groove like structure। ठीक है, and those ectoderm they will first ये दो डायरेक्शन में आपने याद रखना है कि माइग्रेट करते हैं, एक लेटरल डायरेक्शन में और एक cephalic डायरेक्शन। ठीक है, so once these cells they are going to migrate in the lateral direction, they will give rise to a third layer that is known as the mesoderm। ठीक है, so this is the basic process of gastrulation and this is how you can explain the process of gastrulation कि किस तरह से ये एक बायोलैमिनर जर्म डिस्क जो है वो एक ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। that the ectodermal cells they are going to converge from the midline, and when they travel in the lateral direction they will pack the area between the endoderm and the ectoderm, and then a new layer or the third layer is formed that is known as the mesoderm। ठीक है, so this is how the process of gastrulation is going to occur। अब आपकी बुक में उसने क्या किया हुआ है कि जो मूवमेंट है एक्टोडर्मल सेल्स की, एक मैंने आपको बताया कि लेटरल डायरेक्शन में होती है और एक जो है वो सेफेलिक या रोस्ट्रल डायमेंशन में होती है, बेसिकली जिसको हेड रीजन भी आप कहते हैं। इसको उसने थोड़ा सा मिक्सअप करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अब मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि जब लेटरली प्रोलिफरेट करेंगे एक्टोडर्मल सेल्स, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन होगी दैट विल गिव राइज टू द मेसोडर्म। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब ये सेल्स जो हैं सेफेलिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है,
उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो सेफेलिक डायरेक्शन की मूवमेंट है ना, वो आपको इस तरह के इमेज में नहीं नज़र आएगी। वो आपको तब नज़र आएगी जब आप यही स्ट्रक्चर जो है उसको ऊपर से देखते हो। ठीक है, वो मैंने आप इमेजेस रखे हुए हैं, उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से आप सेफेलिक डायरेक्शन की मूवमेंट आपको समझ आएगी। ठीक है जी। सो नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और जो सेफेलिक एंड पे सेफेलिक डायरेक्शन में जो एक्टोडर्मल सेल्स मूव करते हैं, उसकी वजह से क्या क्या आपके सामने फीचर सामने आते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि द एक्टोडर्मल सेल्स दे कन्वर्ज फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, दे फॉर्म अ नैरो ग्रूव। तो वो जो नैरो ग्रूव होता है उसको आप प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है, और ये नैरो ग्रूव जो होता है दिस, एक तो इसके सेल्स लेटरली ग्रो करेंगे, दूसरा ये जो नैरो ग्रूव होता है दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्मॉल डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसको कि आप प्रिमिटिव नोड भी कहते हैं। ठीक है, so that slight convergence from the midline of the ectodermal cells that forms a narrow groove that is known as the primitive streak, और उस primitive streak के end पे there is a small depression that is basically also due to the proliferation of the ectodermal cells। उस नोड लाइक स्ट्रक्चर को या उस डिप्रेशन को आप प्रिमिटिव नोड कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जिस तरह से पहले पिक्चर पे भी बता रहा था कि एक्टोडर्मल सेल जो हैं वो दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक उनकी लेटरल डायरेक्शन होती है और एक सेफेलिक या रोस्ट्रल डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो यू फोकस ऑन द थर्ड पॉइंट नाउ, दैट द एक्टोडर्मल सेल्स दे माइग्रेट थ्रू द स्ट्रीक। ठीक है, जो कि बेसिकली एक डिप्रेशन ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसमें ectodermal cells they are going to travel in the cephalic direction between the endoderm and the ectoderm, and then they form a channel, ठीक है, that is known as the notochordal or the notochord process। So the cells of the ectodermal cells moving in the cephalic direction between the ectoderm and endodermal layer give rise to the notochordal process, whereas the cells migrating in the lateral direction they pack the area between the two layers and form the mesoderm। So these are the different type of structures that you will observe once the ectodermal cells they start to proliferate and start to move into different directions। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गए हैं, तो ectodermal cells जो हैं they are going to converge on the midline and they will form a narrow groove like structure। ठीक है, वो narrow groove like structure जितना extend करता जाता है, ठीक है, that will form a open space that is known as a primitive streak, और उसके end के ऊपर एक cell जो है ectodermal cells they form a depression that is known as the primitive streak। ठीक है, so once this narrow groove is formed, the ectodermal cells they are going to move into cephalic direction and also in the lateral direction। So the movement of the ectodermal cells in cephalic direction will form the notochordal process, whereas the cells moving in the lateral direction they will give rise to the mesoderm, that is the third layer। ठीक है, अब ये दो इमेजेस आप देखें, इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली है क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज है वो आपको वहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक्टोडर्मल सेल जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं मिडलाइन में और लेटरल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को जब आप ऊपर से देखते हो तब आपको वो प्रॉपर नैरो डिप्रेशन बना हुआ नज़र आता है, जो कि आप राइट साइड वाले पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से ये एक मूवमेंट होती है। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक और हैंसन्स नोड या प्रिमिटिव नोड बन रहे हैं ना,
ये बेसिकली एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं माइग्रेट कर रहे हैं इन द सेफेलिक और द रोस्ट्रल डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा जो आप देख सकते हो इस ये बेसिकली एक 3D इमेज है जिसमें जो लेटरल डायरेक्शन जो एरोस की है वो आपको दिखा रही है द फॉर्मेशन ऑफ द मेसोडर्म। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट व्यू, ठीक है। और ये इस पूरे जो एम्ब्रियो है उसका क्रॉस सेक्शन है, बेसिकली जो राइट साइड का इमेज है ना, दिस इज बेसिकली अ क्रॉस सेक्शन जिससे आपको सारे सेल्स की मूवमेंट पता चल रही, ठीक है। यही स्ट्रक्चर अगर पूरा आपको प्रॉपर दिखाया जाए ना तो वो आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। इसको जब आप क्रॉस सेक्शन इसका काटोगे तो वो आपको ये वाला इमेज नजर आएगा जो आपको इस वक्त राइट साइड पे नजर आ रहा है, और इसी इमेज से आपको सेलुलर माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन नजर आएगी, ठीक है। So this is the direction of movement of the ectodermal cells that is going to develop these different structure जिसमें primitive streak भी आ जाती है, Hansen's node या primitive node भी इसको कहते हैं, वो भी आ जाता है, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है that is the mesoderm, ठीक है। अब इसी स्पेस में जिसको आप primitive streak कहते हो, जब ectodermal cells जो हैं मूव करेंगे in the rostral direction or the cephalic direction, they will develop a cord-like structure that is known as the notochordal process, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को, जब पूरा एम्ब्रियो होता है, इसको सपोर्ट कर रहा होता है unless your vertebral column is formed, ठीक है। So this is how the notochordal process is formed. So ये सारी डिफरेंट फीचर्स आपको नजर आते हैं जब भी वो एक्टोडर्म की प्रोलिफरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से फीचर आपको नजर आ रहे हैं? नीचे वाला ये जो क्लोएकल मेम्ब्रेन है इसको आप अभी छोड़ दें, ये आपके रेलेवेंट नहीं है। प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला वो पोर्शन देखो, ठीक है। ये जब पोर्शन ऑब्वियसली इसका आप जब क्रॉस सेक्शन देखते हो तो आपको नजर आती है कि ये किस तरह से सेलुलर मूवमेंट होती है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंड पे आप देख रहे हो स्मॉल डिप्रेशन है, दैट इज द प्रिमिटिव नोड। और प्रिमिटिव नोड और स्ट्रीक के दरमियान ही जो एक्टोडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और आप देखोगे सेफेलिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो सेंटर में जो एरो है ये बेसिकली बता रहा है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक की डायरेक्शन में जब एक्टोडर्मल सेल्स मूव करते हैं सेफेलिक डायरेक्शन में, दे गिव राइज टू अ नोटोकॉर्डल और द नोटोकॉर्ड प्रोसेस। दूसरा आपको दो साइड से एरोज ये गुजरते हुए दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो साइड वाले एरोज हैं ये बेसिकली आपको बताएंगे द फॉर्मेशन ऑफ द प्रीकॉन्ड्रल प्लेट, जिसको बुक में ना आपके उसने प्रोकॉन्ड्रल प्लेट लिखा हुआ है, ठीक है, बट दैट टर्म इज नॉट यूज्ड ऑफन। जो सबसे कॉमन टर्म यूज होती है दैट इज द प्रीकॉन्ड्रल प्लेट, ठीक है। तो जब एक्टोडर्मल सेल्स थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव करते हैं एंड दे आल्सो मूव इन द सराउंडिंग डायरेक्शन ऑफ द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ठीक है, एंड आल्सो द प्रीकॉन्ड्रल प्लेट, ठीक है। तो ये जो साइडवेज जो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि वंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स हैव डेवलप्ड, नोटोकॉर्डल प्रोसेस भी बन गया, तो उसके बाद द एक्टोडर्मल सेल्स दे सराउंड द नोटोकॉर्ड and also pass through the precondylar plate, and then they give rise to a structure that is known as the cardiac plate, ठीक है। जो कि बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जहाँ यहाँ पे इसने लेबल किया ना, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके एक डिप्रेशन बनता है by the migration of the ectodermal cells around the notochordal process and the precondylar plate, that is known as the cardiac plate, जहाँ पे आपका फ्यूचर में हार्ट डेवलप करता है, ठीक है। सो अब एक स्ट्रक्चर हमारा रह गया दैट इज द प्रीकॉर्डल प्लेट। वो क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ, बुक में उसने इतना क्लियरली नहीं इसको बताया हुआ।
ठीक है। So this is how you can define a precondylar plate. ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली, दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द movement of both mesodermal and the endodermal plate from the primitive node, and it is going to migrate rostrally along the midline between the ectoderm and the endodermal layer. So this is basically a thickening of the endodermal cells, ठीक है, that you can see in the rostral end, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द फ्यूचर ओरल कैविटी, ठीक है। इसलिए या ओरोफेरेंजियल जो पाथवे होता है ना आपका, उसमें ये स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हैं ना ओरल कैविटी से, तो वो ओरल कैविटी से स्टमक में किस तरह से जा रहा होता है, थ्रू दैट ओरोफेरेंजियल ट्रैक, ठीक है। सो वो जो ओरोफेरेंजियल ट्रैक का जो सबसे पहला जो उसकी एक स्ट्रक्चर बनता है ना, that is the future oropharyngeal tract, that is basically known as the precondylar plate। और वो बनती किस तरह से है, by the migration and proliferation of the endodermal cells। So this is a very basic concept that you can remember regarding the precondylar plate, that it is a localized thickening of the endodermal cells, that is the area of future oropharyngeal pathway, ठीक है। सो दिस इज इसकी सराउंडिंग में और नोटोकॉर्डल्स की सराउंडिंग में जब एक्टोडर्मल सेल्स मूव करते हैं इन द सेफेलिक डायरेक्शन, दे गिव राइज टू द कार्डियक प्लेट, जिसमें कि आपका हार्ट डेवलप करता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स regarding the development that is going to occur during the embryonic stage, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके न्यूरल ट्यूब एंड द सोमैटिक सेल्स, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, यू कैन आस्क, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर, और इसी की सीक्वेंस में ही आपने सारा आगे पढ़ना है। तो जितना आपको ये याद रहेगा उतनी ही आपको सारी जो डेवलपमेंट है वो समझ आती रहेगी। अच्छा, प्रीकॉन्डल प्लेट का आप में से पूछ रहा है एक स्टूडेंट, ठीक है। ये मैं आपको इस इमेज के ऊपर बता देता हूँ। प्रीकॉन्डल प्लेट के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है, दैट इज कि दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और दैट इज सराउंडेड फ्रॉम इट्स थिकनिंग फ्रॉम इट्स साइड्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर that is formed by the thickening of the endodermal layer, ठीक है, and this is the area that develops into the oropharyngeal pathway in future, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में उसने बताया होगा किस तरह से एक्टोडर्मल सेल जो हैं वो साइड से डेवलप करते हैं अलॉन्ग साइड द नोटोकॉर्डल प्रोसेस एंड प्रीकॉर्डल प्रोसेस, दे मूव इन द सेफेलिक डायरेक्शन, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज द कार्डियक प्लेट, जो कि कहाँ पे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड जस्ट अबव द प्रीकॉन्डल प्लेट, जिसको कि आप कार्डियक प्लेट कहते हो, ठीक है। एंड दैट कार्डियक प्लेट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है, around the notochordal process and the precaudal plate, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका कार्डियक प्लेट,
ठीक हो गया। और प्री कॉन्डल प्लेट आपने याद रखना है, दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू डेवलप बाय द थिकनिंग और प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। और वो आपको इस तरह से विजिबल होता है एक थिक से स्ट्रक्चर के तौर पे इन द cephalic region, that this structure is basically going to develop into the oropharyngeal pathway in future. Any other questions? ये हार्मोनल रेगुलेशन नहीं इस वक्त करनी, ये मुझे कौन से टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, ये पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन रेगुलेशन, इस टॉपिक को नहीं आपने पढ़ना, ठीक है। जो ये जो आपने पूछा हुआ है ना कॉर्डल मूवमेंट, कॉर्डल जो मूवमेंट होती है दैट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स द टेल एंड, ठीक है। मीजोटर्म जो बन रही है वो दूसरे एक्सिस में होती है। एक तो आपको देखो, एक तो होता है ना हेड और टेल एंड, ठीक है, जिसको यहाँ मेडिकल टर्म में उसने बताया हुआ है कि रोस्ट्रल, जिसको हेड एंड कहते हैं, और कॉर्डल जो है दैट इज द टेल एंड। लेटरल जो एस्पेक्ट है ना, जिसमें जो बनता है आफ्टर द प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स इन लेटरल डायरेक्शन, वो आपकी साइड्स वाली पोजीशन होती है, ठीक है। वो एक्सेस ही डिफरेंट है जो लेटरल मूवमेंट वाला है, ठीक है। सो कॉर्डली इज बेसिकली द टेल एंड, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट बेसिकली आपको बताएगा कि किस तरह से ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं ये बेसिकली दोनों साइड्स पे मूव कर रहे होते हैं। ये मैं आपको इस इमेज में बताता हूँ कि लेट इसका, अब से ये वाला इमेज है ना, ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हेड और टेल एंड किस तरह से होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, जो एम्ब्रियो की फोल्डिंग है उसमें आपको ये ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये वाला जो बेसिकली पोर्शन जहाँ पे मैंने ये एरो हेड बनाया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द हेड एंड, ठीक है। और इसकी ऑपोजिट साइड जो है दैट इज द टेल एंड, ठीक है। सो बेसिकली लेटरल मूवमेंट क्या होती है टुवर्ड्स द बोथ साइड्स ऑफ द हेड एंड टेल, ठीक है, जिसकी प्रोलिफरेशन से जो है आपकी मीजोडर्म डेवलप होती है, ठीक है। और ये जब मैं आपको बताऊंगा ना कि एम्ब्रियो फोल्ड किस तरह से पता होता है, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये जो है किस तरह से हेड रीजन कौन सा है और इसके लेटरल एस्पेक्ट कौन से। रिगार्डिंग प्री कॉन्ड्रल प्लेट आपने पूछा हुआ है कि, हाँ बिल्कुल, द प्री कॉन्ड्रल प्लेट जो इसमें बनती है ना, दैट इज द स्ट्रक्चर दैट इज डेवलपिंग बाय द लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपके एंडोडर्मल सेल्स ही है ना जो आपकी बॉडी के इनर स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, जो कि जैसे कि आपकी हार्ट है, ठीक है, आपका ओरोफ्रिंजियल पैसेज है, दैट इज फॉर्म्ड आइदर बाय द एंडोडर्म और बाय द मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है। सो द प्री कॉन्ड्रल प्लेट दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द ओरोफ्रिंजियल process in future that is developed from the proliferation of endodermal cells. Regarding जो आपने पूछा हुआ क्वेश्चन इंडक्शन कॉम्पिटेंसी, ये आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। डोंट गो इनटू दिस डिटेल्स, वो सारी उसने सिग्नलिंग बताई हुई है जो आपके लेवल का नहीं है, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दीज, ठीक है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द एक्टोडर्मल एंडोडर्मल सेल्स जो मैंने अभी तक आपको बताई, ठीक है। ये सारी मूवमेंट बेसिकली किस तरह से होती है, ठीक है, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं,
ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसने इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस वाले टॉपिक में, जो कि आपके लेवल से ऊपर की चीज़ है। ठीक है, सो राइट नाउ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि किस किस डायरेक्शन में ये सेल्स मूव करते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन यू हैव regarding these topics, you can ask. So this is the end of today's lecture, and we will continue this topic from the next lecture. Thank you.